लाइव में नेटवर्क इशू के वजह से एक बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में देख लेते हैं। आपने अभी तक एनसीईआरटी के इस सॉल्यूशन के अंदर अभ्यास में टोटल जो प्रश्न पढ़ा आपने, वो टोटल प्रश्नों की संख्या कितना था? 21। तो हम लोग 22 नंबर प्रश्न से बाकी के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। यदि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो 2 नैनो सेकेंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्रकाश जो दूरी तय किया है वह दूरी क्या है। इस प्रश्न में दिया हुआ क्या क्या है? वेग दिया हुआ है। वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। साथ ही साथ जो टाइम एक्सपेंस हो रहा है वो टाइम भी दिया है 2 नैनो सेकेंड, यानी 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। अब प्रॉपर हमें क्या करना है? तो प्रॉपर रूप से हमें ना इसका दूरी निकालना है। तो आपको पूर्व से पता है, लोअर क्लास में आपने पढ़ रखा है, वेग बराबर दूरी बटा क्या? समय। इसलिए सर दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो वेग गुना ना समय, वेग और टाइम को गुना कर दीजिए तो टोटल दूरी निकल जाएगा। वही चीज तो हम यहां पर कर देंगे। इसलिए दूरी बराबर वेग कितना है? 3 × 10⁻⁸ और समय कितना है? 2 × 10⁻⁹। तो फाइनली 3 × 10 अच्छा इसको गुना कर लें, 3 दूना 6 × 10⁻⁻1 तो 6/10 मीटर। 6/10 का मीटर का मतलब क्या? 0.6 मीटर। इतना दूरी तय कर लेगा ना, प्रश्न के अकॉर्डिंग टू इतना दूरी प्रकाश तय करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सीमांत अभिकर्मक से है। किसी अभिक्रिया A + B2 से मिलकर एक उत्पाद बनता है AB2 में निम्नलिखित अभिक्रियक मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक यदि कोई हो तो ज्ञात करिए। बताइए कि कौन सीमांत अभिकर्मक है, और है तो कौन कौन है, उसे हमें क्लियर करके बताना है, क्लियर कट करना है। तो जैसे क्या कहता है कि A रिएक्ट कर रहा है किससे? B2 से, और रिएक्ट करके बना क्या रहा है सर? AB2 बना रहा है, AB2 बना रहा है, जिसमें A का 300 परमाणु है। A का कितना परमाणु है? 300 परमाणु है। और B का कितना परमाणु है? 200 अणु है। देखो पॉइंट को ध्यान से समझिए, 200 अणु है और 300 परमाणु है। 200 अणु, यहां पर ये परमाणु तो ऑलरेडी परमाणु है। 200 अणु का मतलब क्या? इसके आगे 200 लगा हुआ है, इसके आगे 200 लगा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 400 परमाणु हो गया ना बी का। अब पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें, पॉइंट को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर क्या चीजें स्पष्ट होकर आ रहा है? स्पष्ट होकर आ रहा है कि एक परमाणु, अगर ए का एक परमाणु लगता है तो बी का 2 परमाणु लगता है। ए का एक परमाणु तो बी का 2 परमाणु। तो ए अगर 300 परमाणु है तो बी 3 दूना 600 चाहिए ना। है कितना? 400 ही है, कम ही है। तो जो कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीमांत कहते हैं। तो यहां लिख लेंगे सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक बराबर 200 अणु B2 ना, 200 अणु B2। तो B2 कम मात्रा में है, B2 सीमांत अभिकर्मक हो गया। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में। 2 मोल A 3 मोल B, A + B2 = AB2 कहता है कि ये 2 मोल है और ये 3 मोल है ना, ऐसा बोला जा रहा है। ये 2 मोल और ये 3 मोल। तो एक्चुअल में ना इसके 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए 2 मोल चाहिए ना। है कितना? 3 मोल, मतलब अधिक है। ये अधिक है तो बी, ये ए कम हो गया, बी अधिक है, तो इसमें सीमांत कौन होगा? इसमें सीमांत हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। तो इसके लिए सीमांत अभिकर्मक होगा क्या? ए हो जाएगा सर। क्लियर ना? चलिए थोड़ा सा
और आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसी में, अभी चलेगा, इसमें और भी क्वेश्चन है। तो a प्लस b2 इज इक्वल टू ab2। देखिए ये कहता है कि 100 परमाणु A है और 100 अणु B है। तो 100 परमाणु 100 अणु, 100 इसके आगे लगल है ना, तो ये कितना हो गया, 200 परमाणु हो गया। परमाणु अगर इसका आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जरा, A के एक परमाणु के लिए B का 2 परमाणु चाहिए, तो 100 परमाणु के लिए 200 परमाणु चाहिए, बराबर है। यानी इसमें कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है, कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है, एक भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है। इस बात का प्रॉपर रूप से ख्याल रखिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अभिक्रिया A प्लस B2 में AB में निम्नांकित या निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक कोई हो तो ज्ञात करिए। मतलब क्वेश्चन वही है, A प्लस B2 इज इक्वल टू AB2। तो A 5 मोल है, ये कितना मोल है, 5 मोल है, और ये कितना मोल है, 2.5 मोल है। देखो सर बड़ा सिंपल सी बात है, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 5 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, नहीं कम मात्रा में है। तो B क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो गया, सीमांत अभिकर्मक बराबर B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर A प्लस B2 के इस फॉर्मेट के लिए AB2 में ये कहता है 2.5 मोल है और ये कहता है 5 मोल है। देखिए 2.5 मोल के लिए 2.5 मोल चाहिए, मतलब ये ज़्यादा है। तो इस बार सीमांत कौन होगा, तो यहाँ पर है सीमांत अभिकर्मक बराबर 2.5 मोल A हमारा सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इन बातों का पूरा प्रॉपर रूप से ख्याल रखिएगा। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि डाई नाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। यदि 2.00 गुना 10⁻³ कुल मिलाकर 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन, 1.00 गुना 10⁻³ डाई हाइड्रोजन यानी कुल मिलाकर 1000 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो प्राप्त अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करें। कितना अमोनिया बनेगा, ये अमोनिया का द्रव्यमान बताना है। इसके लिए पहले हमें सीमांत करना होगा। क्या दूसरा क्वेश्चन है, क्या दोनों में कोई अभिक्रियक शेष बचेगा, वो तो पता चलेगा सीमांत निकालने के बाद। यदि हाँ तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। कंडीशंस क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया। समीकरण संतुलित करने के लिए इसके आगे 3 और इसके आगे 2 लगा लीजिए। ये कितना है, 2000 ग्राम है, और ये कितना है, 1000 ग्राम है। सर हम सीमांत निकाल लेते। सीमांत निकालने का तरीका क्या है, POAC से चल लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जैसे ही आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से चलेंगे सर, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि मोल ऑफ N2 बराबर मोल ऑफ H2। अब H2 के मोलों की संख्या देख लीजिए, उल्टा पुल्टा गुना करना होता है, तो इसमें 3 से और इसमें कितना से, 1 से। फाइनली 3 गुना N2, इसका दिया गया भार 2000 ग्राम है, अनुभार नाइट्रोजन 14 दूना 28 इज इक्वल टू H2 का हम भार निकाल लेते हैं कि कितना चाहिए। 1000 तो दिया हुआ है ही, लेकिन लगेगा कितना, 1000 में से खर्च कितना होगा, क्या 1000 से ज़्यादा चाहिए, 1000 से कम चाहिए, ये निकाल लेते हैं। बटा H2 का अनुभार 2 हो गया गुना 1, 2 से कट कर लीजिए, ये 14 होगा, 2 से कट कर लीजिए 7 हो गया, और ये हो गया सर 1000 ना। तो फाइनली क्या आ रहा है, H2 बराबर 3000 बटा कितना 7, तो 7 चौका 28, 2 उतरा 20, 7 दूना 14, 6 उतर गया 7,
7 8 56, 4 उतर गया 40, 7 5 35, 5 उतर गया 50, 7 7 49, चलते रहेगा सर इतना ग्राम। तो हमारे पास हाइड्रोजन है 1000 ग्राम, उसमें से खर्च हो रहा है मात्र 428.57 ग्राम। तो इसका मतलब खत्म कौन पहले होगा? नाइट्रोजन। तो अतः सीमांत अभिकर्मक बराबर 2000 ग्राम नाइट्रोजन। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करें। जो अमोनिया बनेगा वो कितना बनेगा ये बताइए। आपको भी पूर्व से पता है कि जो ज़्यादा होता है वो सीमांत नहीं होता है। तो हमारे पास ये चाहिए 428.57, लेकिन है 1000 ग्राम, तो ये सीमांत नहीं हुआ, नाइट्रोजन सीमांत हो गया। तो सीमांत के अकॉर्डिंग टू उत्पाद बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जब चलेंगे ना सर, तो मोल ऑफ N2 बराबर मोल ऑफ NH3। अब इसमें हम गुना कर लेते हैं कितना से? 1 से, और इसमें हम गुना कर लेते हैं कितना से? 3 से। तो 3 गुना 3 कहाँ से लाया? सॉरी 3 नहीं 2 है ना, 1 मिनट भाई, यहाँ भी लफड़ा है, जरा देख लेते हैं। 2 मोल है, तो 2 गुना, अब दिया गया भार 2000 ग्राम, अनुभार 14 दूना 28, इसका दिया गया भार निकालना है, अनुभार नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, गुना 1 करिएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये कितना हो गया? 14, ये फिर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1000। तो 1000 बटा 7 गुना NH3 बटा कितना? 17। अब फाइनली देख लीजिए कितना NH3 बनेगा, तो 1000 गुना 17 बटा 7, इतना NH3 बनेगा। अब सॉल्व करिए और आंसर तक पहुंच जाइए। अब क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्या दोनों में से कोई अभिक्रियक शेष बचेगा? ये तो हमारा हो गया पहला। तो दूसरा में हम लिख देंगे हाँ, हाइड्रोजन H2 शेष बचेगा, H2 शेष बचेगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है बचेगा तो कौन बचेगा? तो H2 कितना बचेगा? तो H2 का द्रव्यमान निकाल देंगे। है कितना सर हमारे पास? है ना 1000 ग्राम। कितना है? 1000 ग्राम। और खर्च कितना हो रहा है उसमें से? तो खर्च हो रहा है 1000 माइनस 428.57, तो इसको घटाइए 3, अभी 9 में से 5 गया 4.17, फिर 9 में से 4 गया 5, इतना ग्राम शेष बच जाएगा। तो ये शेष हाइड्रोजन हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 0.5 मोल Na2CO3 और 0.50 m Na2CO3 में क्या अंतर है? देखो मोल, ये अगर हम इसकी बात करें Na2CO3, तो इसका जो मोल दिया हुआ है वह मोल कितना दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ 0.5 मोल। और इसका अनुभार अगर हम निकाल लें तो सोडियम 23 गुना 2 प्लस कार्बन 12 गुना 1, ऑक्सीजन 16 गुना 3, यही पॉइंट होगा ना सर? तो ये होगा 46 प्लस 12 प्लस 48, यानी 106 ग्राम प्रति मोल। ये ऐसा पॉइंट है, 106 ग्राम प्रति मोल का सिचुएशन दिया गया। तो इसका भार हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? चूंकि मोल बराबर भार बटा अनुभार, तो देखिए मोल बराबर यानी भार बराबर मोल गुना अनुभार, तो इसलिए भार बराबर मोल है 0.5, अनुभार है 106, गुना करिएगा तो 53 ग्राम। यानी ये मोल इसके मात्रा को दर्शा रहा है, द्रव्यमान को दर्शा रहा है, जबकि मोलरता, जबकि क्या? मोलरता किसको दर्शाता है? मोलरता बिलियन में सांद्रता को दर्शाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे?
0.5 मोल Na2CO3 द्रव्यमान को दर्शाता है, जबकि 0.5 m Na2CO3 बिलियन के सांद्रता को दर्शाता है। तो ये केवल एक ही पदार्थ को दर्शा रहा है और ये बिलियन को दर्शा रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, यदि डायहाइड्रोजन गैस के 10 आयतन डाइऑक्सीजन गैस के 5 आयतन के साथ अभिक्रिया करे तो जलवाष्प के कितना आयतन बनेगा? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये जलवाष्प बन गया। तो सबसे पहला काम कि हम समीकरण संतुलित करेंगे। इसके आगे 2, इसके आगे 2, इसका 10 आयतन है और इसका कितना आयतन है? 5 आयतन है। तो कहता है कि इसका कितना आयतन बनेगा। थोड़ा ध्यान से समझिए बात। देखिए, इसके 2 आयतन के लिए 1 आयतन चाहिए, तो 10 आयतन के लिए 5 आयतन चाहिए। बिल्कुल क्लियर। तो ये कितना आयतन बन जाएगा? तो यहाँ हम लिख लेंगे फाइनली, मतलब कोई सीमांत नहीं है। उपरयुक्त अभिक्रिया में, उपरयुक्त अभिक्रिया में कोई सीमांत नहीं है। अब कोई सीमांत नहीं है तो पीओएसी से चल लेंगे। तो इसके आगे 2 लगा है, 10 आयतन बन रहा है, तो जल भी कितना आयतन बन जाएगा? 10 आयतन बनेगा। अतः 10 आयतन जलवाष्प बनेगा। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है सर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित को मूल मात्रकों में परिवर्तित करिए। कर दीजिए सर। 28.7 गुना 10 पर पावर -12 मीटर। ऐसा हमने क्यों कर दिया? चूंकि 1 मीटर बराबर 10 पर पावर -12 पिकोमीटर, ऐसा इसलिए कर दिया। फिर इसको कहता है इसको भी मूल मात्रक में बदलिए। तो 15.15 गुना 10 पर पावर -12 मीटर। क्यों? क्योंकि फिर से बात तो ही है, 1 मीटर बराबर 1 मीटर, सॉरी 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर -12 मीटर। फिर से 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर -12 मीटर, ऐसा ना। दूसरा पॉइंट देखिए, 365 मिलीग्राम, तो -10 पर पावर 3 ग्राम। क्यों? क्योंकि चूंकि 1 मिलीग्राम बराबर 10 पर पावर -3 ग्राम। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 25,365 बटा 1000 ग्राम इज इक्वल टू 25.365 ग्राम। ये हो गया। तो बहुत इजी था, आसान सॉल्यूशन था ये। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, जिसका मोल अधिक उसके परमाणुओं की संख्या भी अधिक। तो मोल देखना होगा। तो भार दिया हुआ है और मोल बराबर क्या सूत्र है? मोल बराबर सूत्र है भार बटा अनुभार या परमाणु भार। तो इसका भार है 1, परमाणु भार 197। देखिए 1/197। इसका भार है 1, परमाणु भार 23। तो उससे तो बड़ा ही है लिथियम। इसका भार है 1, परमाणु भार 7। इसका भार है 1 और परमाणु भार Cl2 फिर से निकल ही जाएगा 35.5। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मोल किसका निकल रहा है? लिथियम का ना। तो लिथियम में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें एथेनॉल का
मोल अंश 0.040 है। मान ले कि जल का घनत्व 1 है, मान लेना है कि जल का घनत्व, जल का जो डेंसिटी है वह कितना है, 1 है। इसके अकॉर्डिंग टू हमें काम करना है। तो x इथेनॉल इज इक्वल टू 0.040 ऐसा दिया हुआ है। निकालना क्या है, मोलरता। अब मोलरता यहाँ पर मोललता के बराबर होगा और मोललता विलय के मोल के बराबर होगा। ऐसा हमने क्यों कर दिया, क्योंकि डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर ml है, 1 माना गया है। तो इसलिए मोलरता और मोललता बराबर होगा। और मोललता नॉर्मल ये मोल के बराबर होता है कब, जब 1 किलोग्राम विलायक हो। तो 1 किलोग्राम जल का मतलब 55.55 मोल जल ना, ये बात है। तो अब इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है x इथेनॉल, यानी इथेनॉल का मोल अंश बराबर स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसलिए 0.040 बराबर स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस 55.55। अब रही बात प्रॉपर रूप से सर इसको सॉल्व करने का, अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर तक पहुंच जाइएगा। चलिए हम करके देखते हैं सर। तो ये फाइनली 0.40 ये सॉरी 0.040, तो बाद वाला जीरो रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, n प्लस 55.55 बराबर क्या n। तो देखिए सर 0.04n प्लस 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, 5 चौका 20 2 22, 5 चौका 20 2 22, 1 2 3 4 1 2 3 4 2.222 इज इक्वल टू n। इतना आ चुका है ना। तो इस n को उधर लेकर चलिए, 2.222 बराबर n माइनस 0.004n। तो फाइनली 2.222 ये तो वैल्यू आ ही चुका है। अब इस वैल्यू को प्रॉपर रूप से हम इसके जरिए सॉल्व करते, कितना बचेगा 0.996n। इसलिए n बराबर 2.222 बटा 0.96, ऐसा कर लीजिए ना। ऐसा अगर हो गया तो इतना मोल प्रति लीटर क्या आ जाएगा, मोलरता आ जाएगा। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। चलिए आराम से अब गुना भाग करिए तो इसका। चलिए सर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक C12 कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 1 मोल कार्बन बराबर कितना, 12 ग्राम। तो और 1 मोल में कितना कार्बन होता है, 6.022 गुना 10 पर पावर 23 कार्बन परमाणु। तो हम तो चूंकि एक एक करेंगे ना, कि चूंकि 6.022 गुना 10 पर पावर 23 कार्बन परमाणु का भार बराबर 12 ग्राम, इसलिए एक कार्बन परमाणु का भार बराबर 12 बटा 6.022 गुना 10 पर पावर 23 ग्राम। तो फाइनली 1.99 हो जाएगा गुना 10 पर पावर माइनस 23 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ना, इतना ही आएगा। चलिए सर आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है सार्थक अंक कितने होंगे, निम्नलिखित परिकलनों के उत्तर में कितने सार्थक अंक होंगे। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना सार्थक अंक है, 4। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 गुना भाग में 5 है, फिर यहाँ पर 3 है, और फिर 1 2 3 4। तो गुना भाग में जो न्यूनतम सार्थक अंक होता है वो परिणाम होता है, तो ये तो 4 हो गया। अब इसमें देखिए ये तो एक पूर्ण संख्या है तो इसको हम छोड़ लेते हैं। इसके अलावा देखिए 1 2 3 4 सार्थक अंक है, तो इसका भी रिजल्ट कितना होगा, 4 होगा। इसमें देख लो सर, इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 4 सार्थक अंक है, और इसमें कितना सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। इसके परिणाम को जब बनाइएगा तो डेसिमल में जो प्रयुक्त सार्थक मैक्सिमम है वो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। तो पहला में सबसे पहला का सॉरी यहाँ पर 3 होगा ना, हाँ सबसे पहला में 3 सार्थक अंक, बाकी दोनों में 4 सार्थक अंक। दूसरा में यानी इसके अंदर 3 सार्थक अंक हो गया, इसके अंदर 4 सार्थक अंक हो गया, और इसके अंदर भी 4 सार्थक अंक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति में उपलब्ध ऑर्गन के मोलर द्रव्यमान
कि गणना कीजिए, गणना के लिए निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो आपने बहुत सिंपल देखा, औसत परमाणु भार बराबर औसत परमाणु भार बराबर प्रतिशत गुना द्रव्यमान। तो इसको लगभग आप 36 मान लीजिए, गुना भाग में सहूलियत होगा। इसको 38 मान लीजिए और इसको 40 मान लीजिए, नहीं तो पूरा आप मान के गुना भाग करते रहिए, अपना टैलेंट दिखाइए गुना भाग में। तो 36 गुना 0.337 प्लस 38 गुना 0.063 प्लस 40 गुना 99.6 बटा कितना 100। सर अब इसको गुना करके सॉल्व करिए, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा ना। बहुत इजी फॉर्मेट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। निम्नलिखित में प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। भाई 22 मोल आर्गन है, तो इसमें परमाणु की संख्या क्या होगा? एक नंबर में आपने पढ़ रखा है, परमाणुओं की संख्या बराबर मोल गुना परमाणु गुना एवोगाड्रो संख्या ना। तो मोल है, सॉरी 22 नहीं 52 है, 52 AR है, आर्गन एक परमाणविक होता है, तो 1 गुना एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का आप वैल्यू रख सकते हैं, तो 22 Na सीधा हम लिख देते हैं एवोगाड्रो नंबर। वैसे एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू रखिएगा तो कितना रखिएगा? 6.022 गुना 10 पर पावर 23, यही रखना है। दूसरा है 22 यूनिट है, ये सॉरी 52 यूनिट है यार, 22 क्यों आ रहा है बार बार? तो जब कभी भी यूनिट में AMU में दिया हो तब परमाणु की संख्या डायरेक्ट निकाल देंगे। परमाणु की संख्या बराबर, चूंकि AMU में दिया है और इसका एक परमाणु का 4 AMU होता है, हीलियम है ना, तो ये हो गया सर 52/4। अरे यार 52/4, 13 चौका 52, 13 He परमाणु क्या होगा सर? तो 13 He परमाणु होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है? 52 ग्राम हीलियम, तो इसमें तो मोल निकालना होगा। तो मोल बराबर दिया गया भार बटा अनुभार, तो ये कितना निकला? 13 मोल। तो फिर से इसमें वही करेंगे कि चूंकि परमाणुओं की संख्या बराबर, परमाणुओं की संख्या बराबर मोल गुना परमाणु गुना एवोगाड्रो संख्या। तो मोल तो देख लीजिए आ गया कितना? 13, परमाणु एक है गुना एवोगाड्रो संख्या को एवोगाड्रो संख्या, तो 13 Na, ये इसका प्रॉपर आंसर कहलाएगा ना सर। बहुत क्लियर सी बात है। तो 33 तक तो हो गया, अब अंतिम तक पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। एक वेल्डिंग गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। इसके नमूने की कुछ मात्रा ऑक्सीजन से जलने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.69 ग्राम जल के अतिरिक्त और कोई उत्पाद नहीं बनाती। इस गैस के 10 लीटर आयतन का भार इतना ग्राम पाया गया, तो इसके मूलानुपाती सूत्र, अनुद्रव्यमान और अनुसूत्र की गणना करिए। भाई क्वेश्चन में तो दम है, क्वेश्चन में दम है। वेल्डिंग गैस है, एक वेल्डिंग गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाइए। जलाने पर दो चीजें बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और कुछ नहीं बनता। एक चीज देखो, ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया, अब जितना कार्बन होगा वेल्डिंग गैस में वो सब इसके अंदर होगा, जितना जल होगा वो सब इसके अंदर होगा ना, ये सॉरी जितना हाइड्रोजन होगा जल के अंदर होगा। तो कहता है कि जलाने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.69 ग्राम जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई उत्पाद नहीं बनता। इस गैस के 10 लीटर आयतन STP पर, इसका भी जो है वो 10 लीटर है, वॉल्यूम 10 लीटर है, मापा गया। का इसका भार, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो भार दिया गया वो दिया गया 11.69 ग्राम। ठीक है, तो कहता क्या है? मूलानुपाती सूत्र निकालिए। तो सबसे पहला काम होगा हमारा
कि इसके अंदर, इस वेल्डिंग के गैस के अंदर कितना ग्राम कार्बन है और कितना ग्राम हाइड्रोजन है, इस बात का परिकलन कर ले। कैसे करेंगे सर? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये देखिए टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 3.38 ग्राम। तो हम इस पॉइंट से चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट दिया है 3.38 ग्राम दिया है, इसका अनुभार निकाल लीजिए। कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 32 इज इक्वल टू कितना, 44 ग्राम प्रति मोल। तो हम लिख लेंगे कि चूंकि 44 ग्राम CO2 में C बराबर 12 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम CO2 में C बराबर 12/44 ग्राम, इसलिए 3.38 ग्राम CO2 में C बराबर 12/44 गुना 3.38। अब इसको सॉल्व कर लेना सर। अगर इसको हम सॉल्व करते भी, ये देख लीजिए 4 तिया 12, 11 चौक 44, अब कुछ कटने कुटने वाला है, तो फाइनली इसको हम गुना भाग करके सॉल्व कर लेते हैं सर। ये हो गया 3 गुना 3.38 डिवाइड कर लीजिए 11 से, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.92 ग्राम। चलेगा इतना सर, 0.92 ग्राम कार्बन है हमारे पास वेल्डिंग गैस में। अब दूसरा देखते हैं, H2O 0.69 ग्राम दिया हुआ है। इसमें ना हमें हाइड्रोजन का वेट निकालना है, तो चूंकि मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा 2 + 16 इज इक्वल टू कितना, 18 ग्राम प्रति मोल। तो क्या कहिएगा, यहां पर हम कहेंगे कि चूंकि 18 ग्राम H2O में H बराबर 2 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम H2O में H बराबर 2/18 ग्राम, इसलिए 0.69 ग्राम H2O में H बराबर 2/18 गुना 0.69, 2 नमा 18, 0.69/9, 0.00763 लगभग 9×6 = 54, चलते रहेगा, इतना ग्राम के आसपास आ जाएगा। रहने देते सर। वेट हमें पता चल चुका है कि हमारे पास वेल्डिंग गैस में इतना ग्राम कार्बन है और इतना ग्राम हाइड्रोजन है। अब थोड़ा आगे के पॉइंट को सोच के देखते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार पीछे रिमाइंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में है सर कि पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। तो जो आंकड़ा आ गया उस आंकड़ा से हम मूलानुपाती सूत्र तो निकाल ही सकते। कैसे निकाल सकते हैं सर? अब मात्रा, फिर क्या परमाणु भार, फिर क्या मोल, फिर क्या सरलतम मोल। यहां तक तो काम कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अवयव देख लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। मात्रा दिया हुआ है, इसका मात्रा कितना आया भाई, पीछे चल के देखना होगा। इसका मात्रा आया 0.92, 0.92। इसका मात्रा कितना आया, अरे पीछे चलना, आगे नहीं। इसका मात्रा आया 0.076। इसका परमाणु भार 12 है, इसका परमाणु भार 1। तो मोल बराबर दिया गया भार बटा परमाणु भार, दिया गया भार बटा परमाणु भार। तो ये तो इतना ही हो जाएगा। ये देख लो, इसको डिवाइड करते हैं सर। इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.92 भागा 12, तो ये हो जाएगा 0.076। वही बात तो आ रहा है सर, 0.076, 0.076 दोनों सेम ही है। डिवाइड कर लीजिए 0.076, 0.076। सरलतम मोल का ये तरीका, तो 1:1। तो वेल्डिंग गैस का इंपेरिकल फार्मूला EF निकल के आ गया क्या, C1H1। तो ऐसे लिखेंगे नहीं, CH लिख देंगे। यहां तक आधा सॉल्यूशन तक लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा और बैक चलते हैं। दूसरा कहता है कि अनुभार ज्ञात करें। अनुभार ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे सर अनुभार? तो अनुभार जब तक इसका देखिए, यहां से हम मोल निकाल सकते हैं। यहां से क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? देखिए
यहाँ से अगर इसका हम मोल कैलकुलेट कर लें, ये एनटीपी पर एसटीपी पर आयतन दिया है और ये भार दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ये 1 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। 2 नंबर के सॉल्यूशन के लिए मोल बराबर एसटीपी पर आयतन बटा क्या 22.4 लीटर, इसलिए मोल बराबर, अब एसटीपी पर आयतन 10 लीटर, मोल दिया है 22.4, इतना मोल आ गया। अब इसका हम अनुभार निकालना चाहते, कैसे? तो फिर से एक मोल का सूत्र होता है सर, मोल बराबर भार बटा अनुभार। याद आ रहा है? देखिए कितना कहाँ से चीजें लगाया है। तो मोल 10/22.4 बराबर भार जो है वो दिया हुआ है प्रश्न में, कितना दिया हुआ है, तो इसके लिए भी 2-3 बार पीछे चलना होगा। भार दिया हुआ 11.69, भार दे दिया 11.69 ग्राम बटा अनुभार। तो फाइनली सर देखो अनुभार क्या आ रहा है, अनुभार आ रहा है 11.69 गुना 22.4 बटा 10। अब गुना भाग तो करना ही होगा ना। चलिए भाई कैलकुलेटर किस दिन काम आएगा, लगाते हैं इसको। 11.69 गुना, आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग कतई नहीं करिएगा, हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी से हमें आंसर तक पहुँचना है। तो ये है 26.1856 ग्राम प्रति मोल, ये इसका अनुभार आ गया। अब 2 चीजें क्लियर है, क्वेश्चन का 2 आंसर निकल चुका है, मूलानुपाती सूत्र निकल गया, अनुभार निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में जो तीसरा पॉइंट बोल रहा है ना, वो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि अनुसूत्र की गणना करिए। भाई अनुसूत्र की गणना करिए, तो अनुसूत्र की गणना हम तब कर सकते हैं ना, अनुसूत्र की गणना हम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, मूलानुपाती सूत्र हो गया, अनुभार हो गया। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर करते हैं, इसी जगह पर तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। सर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम मोल निकाल देंगे, तो मोल बराबर एमएफ भार अनुभार बटा क्या ईएफ भार इंपेरिकल फार्मूला भार। तो इसलिए मोल बराबर एमएफ भार 26, इसको लगभग क्या मान के चलेंगे हो, 26 न मानेंगे, बिल्कुल सर इसको 26 मानेंगे। इसका देखिए कार्बन एगो है 12, हाइड्रोजन एगो है 1, तो 26 बटा 13 इज इक्वल टू कितना मोल, 2 मोल आ गया। अब सूत्र है एमएफ बराबर मोल गुना ईएफ, इसलिए एमएफ बराबर मोल 2 और EFCH, तो फाइनली हो गया C2H2। यही है आपका कौन सा गैस, तो भाई ये है आपका वेल्डिंग गैस ना, इसी गैस से वेल्डिंग करते हैं C2H2 से। क्लियर ना, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, CaCO3 जलीय HCl के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया जो करता है डायरेक्ट लिखते हैं, CaCO3 प्लस 2HCl अभिक्रिया करके बनाता है CaCl2 प्लस CO2 और H2O। अब कहता है इसमें ना 0.75 MHCl के 25 ml से इसका जो मोलरता है वो 0.25 सॉरी 7.5 नहीं 7.5 मोल प्रति लीटर है, और आयतन जो है वह 25 ml है। के साथ पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए CO2 की कितने मात्रा की आवश्यकता होगी, इसका मात्रा निकालना, भार निकालना, इसका भार निकालना, किसका, CaCO3 का। तो इसके लिए पहले हमें इसका तो भार निकालना होगा ना सर, इसका भार अगर निकाल लें तो इसका भार भी निकल जाएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, कैसे देखिए, चूंकि मोलरता बराबर X बटा WT गुना 1000 बटा V ml। अब देखिए इसका मोलरता दिया है 0.75, भार हमको मालूम नहीं है, X मान लेते हैं,
अनुभार हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5, तो इसका अनुभार निकालिएगा तो आ जाएगा 36.5 गुना 1000 बटा क्या 25। अब इसको फाइनली सॉल्व करना, जैसे हम सॉल्व करेंगे 25 चौका 140, तो फाइनली देख लो सर क्या आ रहा है, x बराबर ये इस तरफ चला गया 0.75 गुना 36.5 भागा कितना 40, इतना ग्राम आ रहा। तो x बराबर, अब इसको सॉल्व तो करना होगा, लगाते हैं कैलकुलेटर सर। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये वैल्यू है 0.75 मल्टीप्लाई 36.5 डिवाइड कर रहे हैं कितना से 40 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.68 ग्राम ना, 68 ग्राम। अब 0.68 ग्राम HCl से पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए इसका कितना भार का आवश्यकता होगा, तो अकॉर्डिंग टू POAC, तो POAC से चलेंगे तो इसका मोलांश बराबर इसका मोलांश। अब देखिए इसके आगे 2 लगल है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है, तो हम लिख देंगे ना भाई, क्या लिखेंगे, एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू POAC कि चूंकि मोल ऑफ CaCO3 बराबर मोल ऑफ HCl, इसमें हम 1 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुना इसका भार हमको निकालना है CaCO3 का। इसका अनुभार निकालिएगा तो कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 या 48 इज इक्वल टू, अब इसका भार दिया हुआ, इसका भार अभी आया ना सर, कितना आ गया, इसका भार आ गया 0.68 अनुभार निकालिए, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 गुना 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, तो 2 गुना CaCO3 बटा कितना 100 बराबर 0.68 बटा 36.5। अब देख लीजिए ये कट गया 50, सो फाइनली CaCO3 बराबर 0.68 गुना 50 बराबर बटा 36.5, इतना ग्राम लगेगा। अब गुना भाग करना तो आपका काम है। 35 नंबर तक का सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलते हैं अंत भला तो सब भला, अंतिम क्वेश्चन भी एक बार देख ही लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। प्रयोगशाला में क्लोरीन का विचरण मैग्नीज डाइऑक्साइड को जलीय HCl विलयन के साथ अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित समीकरण से कराते। देखिए HCl की अभिक्रिया MnO2 से कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकल जाता है। 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेगा, तो कहता है कि ये ना 5 ग्राम है। अरे भाई ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप POC बना बना के परेशान हो चुके हैं। ये 5 ग्राम है, तो कहता है नहीं भाई ये 5 ग्राम नहीं है, ये 5 ग्राम है, तो कहता है इसका कितना अभिक्रिया करेगा, तो लगाइएगा ना अकॉर्डिंग टू POAC कर लीजिए ना सर। ये क्वेश्चन हम केवल डेटा बैठा देते, सब कुछ आपको करना है खुद से। तो क्या करिएगा सर कि चूंकि मोल ऑफ HCl बराबर मोल ऑफ MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, अब देखिए इसका 4 है तो और इसका 1 है, तो इसमें 1 से हम गुना कर लेंगे, अपोजिट गुना होता है, और इसमें 4 से गुना करेंगे ना, POAC में यही करेंगे। तो अब 1 गुना इसका भार हमको निकालना है, किसका HCl का। अनुभार HCl का निकाल के रख देंगे, HCl का अनुभार हम क्या करेंगे निकाल देंगे, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैग्नीज ऑक्साइड का कितना दिया 5 ग्राम, और अनुभार हम यहाँ निकाल के रख देंगे, मैग्नीज 52, ऑक्सीजन 16 दूना 32। क्या सॉल्व कर लीजिएगा सर, निश्चित रूप से सॉल्व करिए और आंसर तक पहुंचिए। ये था NCERT पहला चैप्टर क्लास 11th का, जो अभी तक आप देख रहे थे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली पहुंचेंगे आंसर तक। यदि आप ऐसे ही चाहते हैं राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर NCERT सॉल्यूशन मिले, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री सीखने को मिले, तो जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल का नाम क्या है तो आप सबको पता है, राइट वे केमिस्ट्री।